मैं शिवानी आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ और स्टोरी है यूपी के ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में एक फेज 2 नाम का इलाका है जो कि वहाँ पे तुलसी देवी और आरुषि रहा करती थी। आरुषि तुलसी देवी की पोती है जो कि अकेली थी, मम्मी पापा नहीं थे। बहुत ही कम उम्र में माँ बाप का साया उठ गया था सर से, इसीलिए वो हमेशा दोस्त बनाने के और यही कि अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश में लगी रहा करती थी कि मुझे अच्छे लोग मिले, मैं बात करूं, मेरा मन लगे, क्योंकि उसका मन नहीं लगता था, घर में अकेली रहा करती थी। आरुषि 8th क्लास में पढ़ती थी, उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। और आरुषि जो कि स्कूल बस उसका आना था और जाना था, टाइम फिक्स था, उसको सुबह 7 बजे घर से निकलना था और दोपहर को 2 या 2:30 बजे के बीच में उसे आ जाना होता था घर पे, क्योंकि स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था। और आरुषि और जो मीरा देवी थी वो एक सोसाइटी में रहा करती थी, क्योंकि अच्छा परिवार था, सब कुछ ठीक था, बेटे की अच्छी जॉब थी और बेटा और बहू की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो वो अकेले ही रहा करते थे। सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड थे, चरण सिंह चौहान, जो कि एक यूपी के बेहद ही दूर के इलाके के थे, जो कि कानपुर से भी शायद आगे के थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। वो उस इलाके के थे, उनके गांव में उनके नाम की दहशत थी, क्योंकि वो अपने गांव के एक अपराधी थे। तो चरण सिंह चौहान आरुषि से मिलते हैं, उनकी निगाहें थोड़ी सी ऐसी होती हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं थे, आरुषि को थोड़ा सा अजीब तरीके से देखते थे। तो आरुषि ने अपनी दादी से बोला कि जो ये अंकल हैं सिक्योरिटी गार्ड, ये थोड़े ठीक नहीं हैं, ये मेरे को गलत निगाह से देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये देखते हैं। तो आरुषि की दादी बोलती है मीरा देवी कि नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है, हम साथ में सत्संग में जाते हैं और अच्छे इंसान है, हमारी काफ़ी बातचीत हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कुछ और देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि वो आपको देख रहे हैं। तो जो मीरा देवी थी थोड़ी बुजुर्ग थी, लगभग 65-70 साल की उनकी उम्र थी और वो सत्संग में जाया करती थी। तो एक दिन सत्संग में वो रुक गई थी, वो घर नहीं आ पाई थी, देर हो गई थी, तो आश्रम में रुकी थी, कह रही थी आज मैं यहीं रुकूंगी। तो उन्होंने अपने पड़ोसी को फ़ोन कर दिया था कि आज अपने घर में आप मेरी पोती को रख लेना, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था। लेकिन उस दिन का ऐसा टाइम था कि आरुषि घर नहीं पहुंची थी और चरण सिंह चौहान को पता था कि आज दादी घर पर नहीं है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं और अपने मकसद में कामयाब भी हो सकते हैं, और वो हुए भी, क्योंकि उन्होंने 5-5 अपराध करे थे, उसके बाद भी कोई सजा नहीं थी। अपराध क्या करे थे हम आपको भी बताएंगे थोड़े टाइम के बाद, पहले कहानी को पूरा सुने। तो बस नानी मतलब सॉरी दादी जो घर पे आती है, आरुषि की दादी घर पर आती है, देखती है, पड़ोसियों से बात करती है, पूछती है कि कहाँ है मेरी पोती आरुषि और आप उसको भेज दो, मुझे नाश्ता वास्ता करवाना है। तो पड़ोसी बोलते हैं कि आरुषि तो घर आई नहीं। उसकी दादी चौंक जाती है कि ऐसा क्यों, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं, अगर वो घर नहीं आई। तो चरण सिंह चौहान से जाकर पूछती है, लेकिन वो भी इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैंने उसको देखा भी नहीं कल और ना ही मेरी बात हुई उससे, पता नहीं वो कहाँ है। तो ऐसे ही करते करते लगभग 4-5 दिन, हफ्ता बीत जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तो मीरा देवी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है और उनको बुलाती हैं पुलिस वालों को, उनसे बात करती है, उनको बताती हैं कि मैं सत्संग में गई थी और ऐसे ऐसे मैंने फ़ोन करा था, लेकिन वो घर नहीं आई। तो सारी चीज़ों को देखा जाता है, टटोला जाता है, पूरी सोसाइटी में थोड़ी सी देख रेख होती है, 2 कांस्टेबल भी छोड़े जाते हैं, तो उनसे कि पता चले कि आखिर हुआ क्या है और कुछ ऐसा क्लू मिले कि जिससे हमें मिल जाए। तो जो चरण सिंह चौहान का जो सिक्योरिटी गार्ड रूम था, वहाँ पे पुलिस वालों को एक स्कूल बैग दिखता है। स्कूल बैग दिखते ही कांस्टेबल उठा कर लाते हैं, देखते हैं कि ये बैग किसका है। तो जो आरुषि की दादी थी वो
आरुषि का बैग पहचान लेती है कि नहीं ये बैग आरुषि का है और ये आरुषि का बैग इनके रूम में कैसे आया, सिक्योरिटी गार्ड रूम में। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको इन पर शक है? तो आरुषि की दादी बोलती है नहीं, हम साथ में सत्संग में जाते हैं और हमें विश्वास है ये ऐसा काम नहीं कर सकते कि ये कुछ गलत करें, या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, हम इनको जानते हैं। तो बस ऐसे ही घुमा फिरा के चीज़ों को देखा जाता है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो चरण सिंह चौहान पे शक होता है, उनको बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, बातचीत होती है, थोड़ी सी तफसीत होती है। तो उनसे पूछा जाता है कि आपका किसी चीज़ में कोई हाथ है? तो चरण सिंह चौहान यही बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तो बस ऐसे ही उनको थोड़ा सा घुमाया फिराया जाता है, थोड़ा सा बातों को लेकर। तो समझाया जाता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप बता दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो चरण सिंह चौहान किसी तरह से डर जाते हैं, टूट जाते हैं और बताते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आपने आरुषि को कहाँ रखा है, क्योंकि आपके सिक्योरिटी गार्ड रूम में आरुषि का बैग मिला है, तो आप बताएं कि आपने उसे कहाँ रखा है। तो चरण सिंह चौहान थोड़ा सा चकराने लगते हैं, बोलने लगते हैं, अच्छा कौन, किसको कहाँ रखा है? अच्छा वो लड़की तो मैंने एक अपराध करा था 2012 में, मैंने उसको ऐसे करके वहाँ पे नहर में फेंक दिया था। उसके बाद फिर उनको बोला जाता है कि अरे नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आरुषि की बात कर रहे हैं, आरुषि। फिर चरण सिंह चौहान थोड़ा सा फिर ऐसे टूटते हैं और बोलते हैं कि अरे कौन, अच्छा वो अन्नू को तो मैंने ऐसे करके 3-4 दिन तक अपने रूम में रखा और मैंने उसको ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया था। पुलिस वाले बोलते हैं नहीं, हम आपसे कुछ और पूछ रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हो, हम अन्नू का नाम नहीं ले रहे, हम आरुषि का नाम ले रहे हैं। तो वो थोड़ी देर के बाद फिर सोचते हैं, फिर अपने सर को पकड़ते हुए फिर बोलते हैं, अच्छा नेहा को तो मैंने ऐसे बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया था, लगभग 4 दिन तक मैंने उसको अपने रूम में रखा था। फिर पुलिस वाले फिर थोड़ा सा डांटते हैं, फटकारते हैं और तेज करके बोलते हैं, अरे नहीं, हम आपसे आरुषि के बारे में पूछ रहे हैं, आप उसके बारे में जवाब दें। तो चरण सिंह चौहान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ मैंने किया है, मैंने लगभग 4 से 5 दिन तक आरुषि का बलात्कार किया, उसको अपने रूम में रखा, उसने मुझे देख लिया था, मैंने उसको पकड़ा था, मेरी पिछले 1.5-2 साल से उस पर नज़र थी, तो मैंने उसको पकड़ लिया था क्योंकि उसकी दादी घर पे नहीं थी, मैंने अपने रूम में 3-4 दिन बंद रखा उसको, मैंने अपना खूब मन भर लिया उससे। 1 हफ्ते के बाद मैंने उसको कुछ नहीं दिया खाने के लिए और पीने के लिए, 1 हफ्ते में उसकी मौत हो गई। मैंने एक बोरी में भर के उसको नहर में फेंक दिया। पुलिस वाले जाते हैं पास की नहर में, चेक करते हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के नाम से लोग जानते हैं। उस नदी में देखते हैं तो नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, बहाव भी ज़्यादा तेज नहीं था, तो जहाँ फेंका था ना वहीं पर उसकी लाश मिल गई थी। तो आरुषि को ढूंढ लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, चरण सिंह चौहान को। और भी जो लड़कियां थी जिनका उन्होंने बलात्कार करा था, उनके घर वालों से बातचीत होती है और पास के जो कि पुलिस स्टेशन थे उनमें बातचीत होती है कि आखिर उस टाइम पे क्या ऐसी कोई लड़की थी जिसका मतलब अपहरण हुआ था, जो लड़कियों का पता नहीं चला। तो कुछ बातें पता चली कि हाँ है, तो लड़कियों का पता नहीं चला था। तो उन लोगों को बताया कि एक अपराधी मिला है जो कि अपना जुर्म कबूल कर रहा है, लड़कियों के नाम भी बता रहा है। तो उनको लगभग उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है अभी फरवरी में। तो अब उन्हें अपने सारे गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है, पर अपना ध्यान रखें, किसी पर भी इतना भरोसा ना करें। कहानी काफ़ी पुरानी है, जो कि कई साल पुरानी है, इसलिए थोड़ा समझे चीज़ों को और अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, कहीं पर भी अकेला छोड़ कर ना जाएं। चलिए अब चलते हैं, नमस्कार, गुड बाय।